हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से लेके आए हैं बायोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसी का दोस्तों आज सेट 5 लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने सेट 4 तक नहीं देखा तो इसके बाद उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, इसलिए आप लोग आराम से शांति से बैठ जाइए, मेरे साथ साथ सभी का आंसर दीजिए। शुरू में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, मेरे साथ साथ आंसर को देते हुए चलेगा। उसके बाद फिर कॉपी कलम लेकर के नोट कीजिएगा जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर है, अगर आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए 70% क्वेश्चन जो है वो आपका यहीं से पूछता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट मेरे साथ साथ आंसर दीजिए। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करेंगे, जब तक नोट नहीं करेंगे तो ये वीडियो देखने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, फिर इधर सुनेंगे उधर निकल जाएगा पूरा, ठीक है। इसलिए प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहां में होता है? जड़ के ऊपरी भाग में, परागण में, या फिर तने के ऊपरी भाग में, या फिर एंथर में? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एंथर में, ठीक है। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन तो होता है वो एंथर में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, अर्ध संरक्षित संतत, उसके सतत, उसके बाद संरक्षित सतत, या फिर अर्ध संरक्षित अर्ध सतत, या फिर अर्ध संतत, उसके बाद है आपका संरक्षित, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह अर्ध संरक्षित अर्ध सतत, अर्ध संरक्षित अर्ध सतत, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों आपका राइट यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जो है ये रेप्लिकेशन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? परजीविता, प्रीडिएशन, या फिर बीमारी, या फिर इनमें से सभी? तो निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा परजीविता भी, प्रीडेशन भी और बीमारी भी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका क्या है? नियंत्रण की जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है, ठीक है, मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, मिथानोजेंस निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं? ऑक्सीजन नहीं बनाते, मीथेन नहीं बनाते, मीथेन मतलब CH4 कभी कभी आपको दे देगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं बनाते यानी कि O2 नहीं बनाते हैं, या फिर CH4 नहीं बनाते हैं, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनाते हैं, H2S नहीं बनाते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते हैं, यानी कि CO2 नहीं बनाते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन इस प्रकार देगा। 4 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑक्सीजन। तो मिथानोजेंस जो है वो निम्न में से ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, घनकंद का उदाहरण दे, घनकंद का उदाहरण दे, एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न इज, कॉम इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरक होगा, प्याज होगा, या फिर कोलोकेसिया ओल होगा, जिसको हम लोग ओल भी बोलते हैं कोलोकेसिया को, या फिर आलू होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कोलोकेसिया, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो घनकंद का जो उदाहरण है वो क्या है? कोलोकेसिया है। कभी कभी आपको ऑप्शन में सिर्फ कोल देगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल आलू, मतलब कि यहाँ पर देखिए कोलोसिया भी इंग्लिश वर्ड है और ओल जो है वो भी इंग्लिश ही वर्ड है, लेकिन हिंदी वगैरह हर जगह, क्योंकि बायोलॉजी का आपको मालूम है मैक्सिमम वर्ड जो है इंग्लिश और हिंदी सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक जीन के भिन्न रूप को क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगोट्स, या फिर एलील, या फिर सप्लीमेंट्री जीन, या फिर कंप्लीमेंट्री जीन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एलील, ठीक है। तो एक जीन के भिन्न रूप को हम लोग एलील कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7 है, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, यानी कि नेचुरल एयर पोल्यूलेंट? ज्वालामुखी से निकली गैसें, परागकण, या फिर धूलकण, या फिर इनमें से सभी? तो कौन है जो कि प्राकृतिक यानी कि प्रकृति है जो कि वायु को प्रदूषित करता है? 7 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ज्वालामुखी से निकली गैसें, परागकण, उसके बाद धूलकण, ये तीनों जो है आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषण है, यानी कि नेचुरल एयर पोल्यूलेंट है, ठीक है, पोल्यूटेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आणविक कैंची जो कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है कहलाता है, यानी कि वो आणविक कैंची जो कि डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है? मोलिकुलर सीजर्स विच कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड व्हाट? वो क्या कहलाता है? 8 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रासबर्गर के द्वारा, माहेश्वरी के द्वारा, या फिर नवाज चीन के द्वारा, फिर एमिकी के द्वारा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, खोजी गई थी? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नवाज चीन, यानी कि ऑप्शन सी। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नवाज चीन के द्वारा डिस्कवर की गई थी, खोजी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन चेन प्रारंभिक कोडॉन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन इनिटिएशन
कोडोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन चेन प्रारंभ कोडोन है? 10 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कैपिटल AUG। ये कैपिटल में हमेशा ध्यान रखिएगा और AUG जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ मिट्टी से, हवा से, ध्वनि से, जल से। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह ध्वनि से यानी कि नॉइस से। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ग्रीन मफलर जो है वो प्रदूषण किससे संबंधित है? ध्वनि से यानी कि नॉइस से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की थी? मानव जीनोम परियोजना की खोज जो है किसने की थी? ह्यूमन प्रोजेक्ट बाय डिस्कवर्ड बाय। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक। क्या है? फ्रांसिस कॉलिनस एवं रॉड्रिक, इसी के द्वारा जो है मानव जीनोम परियोजना की खोज हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? प्राग्नलिका से, लघु बीजाणु से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भ्रूणपोष की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? प्राग्नलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणु धानी से या फिर गुरु बीजाणु से। 13 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है गुरु बीजाणु से। गुरु बीजाणु से यानी कि मेगास्पोर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भ्रूणपोष की जो उत्पत्ति है वो गुरु बीजाणु से होती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है? मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म इज चाइल्ड इज ड्यू टू नलिसोमी है या फिर जीन उत्परिवर्तन है या फिर ट्राइसोमी है या फिर मोनोसोमी है। तो 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ट्राइसोमी यानी कि ऑप्शन सी। तो बच्चों में मंगोलिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम होने के जो कारण है वो है ट्राइसोमी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस क्रिया में DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है? कौन सी क्रिया में DDT की जो सांद्रता है वो अगले पोषी स्तर में बढ़ती है? जल परस्फुटन या फिर जैव आवर्धन या फिर सुपोषण या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ओजोन प्रदूषण। तो इनमें से कौन क्रिया है जो कि DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती है? तो 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है, जी हाँ, 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा आपका जैव आवर्धन यानी कि ऑप्शन बी बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, 14 का राइट आंसर मैंने आपको ऑप्शन सी बताया था, ध्यान रखिएगा ट्राइसोमी। ठीक है, 15 का क्या हो गया आपका दोस्तों? जैव आवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इनमें से किस क्रिया यानी कि इनमें से जैव आवर्धन क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, BT विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेविटोप्टेरॉन या फिर कोलियोप्टेरॉन, ठीक है, या फिर डायोप्टेरॉन या फिर इनमें सभी पर। तो BT विष का जो प्रभाव है किस कीट वर्ग पर होता है? ठीक है, 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है इनमें से सभी पर, यानी कि लेपिटोप्टेरॉन, उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है कोलियोप्टेरॉन और डायोप्टेरॉन। तो ये तीनों पर यानी कि सभी पर जो है BT विष का प्रभाव होता है, ये तीनों कीट वर्ग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपका 17, सर्टोली कोशिकाएं किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है यानी कि नियंत्रित होती है? सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, यानी कि बाय द हार्मोन, यानी कि कौन से हार्मोन है जो कि सर्टोली कोशिकाओं को नियंत्रण करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों यह आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है सर्टोली कोशिकाएं नियंत्रित होती है, कंट्रोल होती है, रेगुलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहां से होता है? शुक्राणु जनक नलिका से, शुक्राणु सहायक नलिका से, रक्त वाहिनियों से या फिर क और ख दोनों से। तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है उसमें शुक्राणु का जो उत्पत्ति होता है, स्पर्म का जो उत्पत्ति होता है वो कहां से होता है? स्पर्मिएटेशन इज द प्रोसेस, यानी कि सिंपली आपको पूछ रहा है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहां से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह शुक्रक जनक का। ठीक है, शुक्रक जनक नलिका यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति होता है। कौन? शुक्रजनक नलिका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका 18 का राइट आंसर मैंने आपको ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मालाडी क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मालाडी इज? मालाडी क्या है? बुखार की दवा है, गर्भ निरोधक की गोलियां है, फिर जॉन्डिस की दवा है या फिर विटामिन की गोलियां? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, तो मालाडी जो है वो क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, ओपेरिन तथा होल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया था? एक ओपेरिन और एक होल्डेन, ये दोनों जो है कौन से विकास सिद्धांत को दिया था? ओपेरिन एंड होल्डेन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गुणन या फिर स्वतः जनन सिद्धांत या फिर रासायनिक विकास का सिद्धांत या फिर अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग। तो 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रासायनिक विकास का सिद्धांत। तो ओपेरिन तथा होल्डेन ने जो है रासायनिक विकास का सिद्धांत को दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे, मिलर प्रयोगशाला में। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आप लोग प्लीज आंसर को देते हुए चलिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बहुत बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम लोग फिर शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए वीडियो को छोड़ के मत भागिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा आपको दोस्तों लगेगा कि यही क्वेश्चन पूछता है, 100% वही क्वेश्चन पूछता है जो मैं अभी इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। और जो सेट 4 तक देख चुके हैं उसको मालूम होगा किस प्रकार क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप लोग सेट 4 तक सभी वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल पे जाके या फिर प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, ठीक है। 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है एमिनो एसिड, ठीक है। तो मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे, एमिनो एसिड बनाए थे। मिलर जो है वो लेबोरेटरी में क्या बनाए थे, एमिनो एसिड। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन 22, पहला मानव जैसी प्राणी को क्या कहा जाता है, पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा गया था, होमो हैबिलिस या फिर होमो सैपियंस या फिर होमो इरेक्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है होमो हैबिलिस, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला मानव जैसा प्राणी को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 23, डायनासोर किस काल में थे, कार्बोनिफरस या फिर पर्मियन या फिर जुरासिक या फिर आधुनिक। तो डायनासोर जो है वो किस काल में थे। 23 का जो राइट आंसर हो दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है जुरासिक, ठीक है। तो डायनासोर जो है वो किस काल में थे, जुरासिक काल में थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है, किलर कोशिकाएं, सहायक टी कोशिका या फिर निरोधी टी कोशिका या फिर मेमोरी कोशिका। तो प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है निरोधी टी कोशिका। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कैंसर कौन है, लाइपोसा या फिर ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा या फिर इनमें से सभी। तो निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंसर, निम्न में से कौन कैंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है इनमें से सभी, यानी कि लाइपोसा भी हो गया, ल्यूकेमिया भी हो गया, लिम्फोमा भी हो गया, ये तीनों जो है कैंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 26, निम्न में से भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है, निम्न में से भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है, बेसिकली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो है बॉस इंडिकस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो निम्न में से कौन भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है, वो है दोस्तों बॉस इंडिकस। क्या है, बॉस इंडिक्स, इंडिक्स पढ़ सकते हैं, इंडिकस पढ़ सकते हैं, जो आपका मन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा ड्रग्स अवसाद एवं अंद्रिका में उपयोग किया जाता है, अवसाद और अंद्रिका में उपयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा, यानी कि मेंटल डिप्रेशन और इंसोम्निया, ठीक है, इन दोनों में जो है प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा ड्रग है, कौन सा दवा है। तो 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा एफेटामिन, उसके बाद आपका है लाइसजिक अम्ल आईएथिल एमाइड, उसके बाद तीसरा आपका वेंजोडाइपेजिन, ठीक है, वेंजोडाइजेपिन। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका ड्रग्स जो है वो ड्रग अवसाद और अनिद्रा में उपयोग किया जाता है, यानी कि मेंटल डिप्रेशन और इंसोम्निया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 28, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि एड्स एक एसिडिटी है, इसका संचरण होता है किसके द्वारा, रक्त संचरण के द्वारा, दूषित सुई के उपयोग से, मैथुन से या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि रक्त संचरण के द्वारा भी, दूषित सुई के उपयोग से भी, मैथुन से भी। तो एड्स एक एसिडिटी है, इसका संचरण जो होता है वो तीनों के द्वारा होता है, रक्त संचरण द्वारा, दूषित सुई के द्वारा, दूषित सुई के उपयोग से और मैथुन से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट पहले कमेंट करेंगे कितना सही हुआ आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को आप देखिए सबसे पहले कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज एक काम करें आप लोग, प्लीज कॉपी कलम लेकर के, अगर नहीं भी बैठे तो स्क्रीनशॉट तो आप लोग को लेना ही है। स्क्रीनशॉट के साथ साथ अगर नहीं हो सके तो कम से कम क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेगा फिर आंसर नहीं दे सकते। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से दोस्तों अगर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 4 क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए संग्राम ग्रुप क्या है। तो इसमें इस वीडियो में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाले भी जितने वीडियो है सभी में इंपॉर्टेंट ही थे, ठीक है। और आप लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे टोटल आप लोगों ने कितना सही किया, प्लीज ये जरूर कमेंट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सही करने का। इसलिए आप लोग क्योंकि आंसर को दीजिएगा तभी तो फिर बताइएगा कितना सही हुआ। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स ये दोनों में अंतर बताइए, यानी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है मुख्यतः, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम लोगों को 2 ही देना है, 1 2 या मैं 3 यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यूक्लियोसाइड का डिफिनेशन लिख देना है। देखिए यह नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा 2 अणुओं के संयोजन से बनता है। ये जो है एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिख रहा है ना, क्लियर है। चलिए बिल्कुल देखिए यह जो है आपका नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा 2 अणुओं के संयोजन से बनता है। और वहीं पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा तथा
फॉस्फेट के 3 अणुओं, फॉस्फेट 3 अणुओं के संयोजन से बनता है। तो ये 2 अणुओं के कौन कौन सा आपका, एक है आपका नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा, और ये आपका नाइट्रोजन क्षारक भी है, पेंटोस शर्करा भी, और फॉस्फेट 3 अणुओं, ठीक है। तो इन फॉस्फेट से भी यानी कि तीनों अणु के संयोजन से बनता है न्यूक्लियोटाइड, और ये जो है 2 अणुओं के संयोजन से बनता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही हो गया, आपको लिख देना है नाइट्रोजन क्षारक यहाँ भी है, नाइट्रोजन क्षारक यहाँ भी है, पेंटोस शर्करा यहाँ भी है, पेंटोस शर्करा यहाँ भी है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया फॉस्फेट, और यहाँ पर इसलिए 3 अणु लिख दिया, और यहाँ पर फॉस्फेट नहीं था तो यहाँ पर 2 अणु, ठीक है। इसका स्वभाव जो है वो क्षारीय होता है। किसका स्वभाव? न्यूक्लियोसाइड्स का जो स्वभाव है वो क्षारीय होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोटाइड का, तो इसका जो है अम्लीय होता है। तो क्षारीय और अम्लीय, न्यूक्लियोसाइड जो है आपका क्षारीय और वहीं पे न्यूक्लियोटाइड जो है वो अम्लीय। तीसरा है कि ये न्यूक्लियोसाइड्स के घटक होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं, और ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसी का ये घटक होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का, तो ये जो है न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक होते हैं। तो आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। वीडियो थोड़ा सा लंबी बन रहा है, बट प्लीज आप लोग अच्छे से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है उसको स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। एक डीएनए है और एक आरएनए है। आराम से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए जो है ये आनुवंशिक पदार्थ है। वहीं पे अगर बात करेंगे आरएनए का, तो ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो अच्छे से पॉइंट को आपको लिखना, सबसे पहले ये आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, वहीं पे आरएनए का बात करेंगे तो ये नहीं है, लेकिन विषाणुओं में जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे आप लोग, 2-3 पॉइंट ही लिखना आपको एग्जाम में, ठीक है। इसमें जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। किसमें? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। वहीं पर अगर बात करेंगे आरएनए का, तो इसमें जो है राइबोस शर्करा होती है। तीसरा पॉइंट आपका कि इसमें पिरिमिडीन बेस थाइमिन पाया जाता है, इसमें पिरिमिडीन बेस थाइमिन पाया जाता है। किसमें? डीएनए में। वहीं पे बात करेंगे आरएनए का, तो इसमें जो है थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरोसिल, ठीक है। यूरोसिल आपको जो पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह द्विगुणित होता है। डीएनए जो है वो द्विगुणित होता है, वहीं पे आरएनए का बात करेंगे तो ये जो है द्विगुणित नहीं होता है। तो आपको इसी तरीके से 2-3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे से देख लेंगे, पहला क्वेश्चन का भी आंसर देख लेंगे। मैं ऊपर कर दिया था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तीसरा देखेंगे, इसको भी ले लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सहभोजिता एवं परजीविता को परिभाषित करें। सहभोजिता एवं परजीविता को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन कमेंशियलिज्म और आपका है पराटिज्म या फिर पराजिटिज्म, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए है कि सहभोजिता और परजीविता को परिभाषित करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सहभोजिता। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ ना हानि, यानी कि ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को, एक समूह को लाभ होगा और दूसरी को ना लाभ होगा ना हानि होगा, उसे कहते हैं सहभोजिता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। आपका ऑर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगना, ऑर्किड का आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगना, ये आपका एग्जाम्पल हो गया सहभोजिता का, ठीक है। यानी कि ऐसा जाति जिसका जो है एक भाग, यानी कि ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को जो लाभ होता है, वहीं पे दूसरे जाति को ना लाभ होता है ना हानि होता है, ये हो गया आपका सहभोजिता। वहीं पे बात करेंगे अगर परजीविता का, तो ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें विषमपोषी जीवधारी अपने जीवित परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं और इसमें केवल एक जाति को लाभ होता है, परजीविता कहलाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे पॉइंट को, आप लोगों को वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब बहुत अच्छी आ रही है। चलिए, तो ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें विषमपोषी जीवधारी अपने जीवित परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करता है, अपने जीवित परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, और इसमें केवल एक जाति को ही लाभ होता है, ये भी परजीविता कहलाता है। तो इसमें भी जो है एक ही जाति को लाभ होता है और ये क्या करता है, परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी क्या बताया जा रहा है कि पहला वाला सहभोजिता आप समझ गए, दूसरा समझ गए। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो है अधिकांश जीवाणु और कवक ये जो है दूसरे पर आश्रित होता है और जो है एक ही जाति को इसमें भी लाभ होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हो गया आपका सहभोजिता और परजीविता। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, संक्रामक रोग क्या है, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको संक्रामक रोग पूछ दिया, तो इसका डेफिनेशन लिख देना है, और 3 संक्रामक रोग के बारे में आपको बोल रहा है, कम्युनिकेशन डिसीज के बारे में बोल रहा है, तो आपको ये लिख देना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा सा 1 सेकंड। चलिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग सबसे पहले पढ़ना है, कोई भी एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर को देना है। संक्रामक रोग क्या है? ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर देता है, ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर देता है, इसे हम लोग कहते हैं संक्रामक या फिर संचारीय रोग, ठीक है। तो संक्रामक को ही संचरणीय रोग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। संक्रामक रोग को ही क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग। तो ऐसा रोग जिसमें संक्रमण कारक जो है वो तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर देता है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर 3 देने के लिए बोला है, तो हम लोग देते हैं हैजा, तपेदिक
प्लेग। क्या है? हैजा, तपेदिक, प्लेग। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो है क्या? हैजा, तपेदिक और प्लेग, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा कि संक्रामक रोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, तो आपको हैजा, तपेदिक, प्लेग या फिर हैजा क्या है, तो संक्रामक रोग है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 5, गोल्डन राइस क्या है? यह बच्चे की अंधता को रोकने में कैसे उपयोगी हो सकता है? यानी कि सबसे पहले गोल्डन राइस क्या है और यह बच्चे को अंधा यानी कि बच्चे की जो अंधता है उसको रोकने के लिए कैसे उपयोगी है, कैसे बेनिफिट है, कैसे कैसे आखिर इसका इस्तेमाल होता है, कैसे उपयोगी है। देखिए गोल्डन राइस चावल की आनुवंशिकता रूपांतरित प्रजाति है, ठीक है। गोल्डन राइस जो है वो चावल की आनुवंशिकता रूपांतरित प्रजाति है। इसमें पौधे डेफोडिल से तथा कुछ जीवाणु से प्राप्त ट्रांसजीन होते हैं। किसमें? यानी कि आपको गोल्डन राइस की बात हो रही है, यानी कि गोल्डन राइस में पौधे डेफोडिल से और कुछ जीवाणु से प्राप्त ट्रांसजीन्स होते हैं, ठीक है। और जो कि बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, जो कि बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, जो विटामिन ए का अवयव है, विटामिन ए का अवयव भी है। विटामिन ए की कमी से अंधापन उत्पन्न होता है। अतः गोल्ड राइस में बीटा कैरोटीन उपस्थित होती है, जो कि बच्चों में अंधेपन को रोकने में सहायक होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का गोल्ड राइस है और ये किस तरीके से सहायक होते हैं मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा 6, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन। कई बार कर चुके हैं, फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका VVI है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इससे पहले वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लेकिन अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले अलैंगिक जनन और लैंगिक प्रजनन। देखिए प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही प्राणी भाग लेता है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। वहीं पे लैंगिक का बात करेंगे तो लैंगिक प्रजनन में 2 प्राणी भाग लेता है, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन में 1 प्राणी, लैंगिक प्रजनन में 2 प्राणी। इसमें जो है युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। किसमें? अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पर इसमें प्रजनन इकाई युग्मक होते हैं। इसमें जो है सिर्फ युग्मकों का ही निर्माण होता है, यानी कि जो इसका प्रजनन इकाई है वो युग्मक ही होते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में वही बात है कि युग्मक संलयन नहीं होता है, और इसमें जो है यानी कि लैंगिक प्रजनन में युग्मक संलग्न होता है, ठीक है। तीसरा चौथा पॉइंट आपका कि कम समय में अधिक नए सदस्यों की उत्पत्ति होती है। किसमें? अलैंगिक प्रजनन में कम समय में अधिक नए सदस्यों की उत्पत्ति होती है। वहीं पर अगर बात करेंगे लैंगिक प्रजनन में तो ज्यादा समय में कम ही सदस्य की उत्पत्ति होती है, जिसमें मानव वगैरह सब आता है। तो ये हो गया आपका मुख्य डिफरेंस अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन में, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है और कितने शुक्राणु कितने अंडाणु को एक बार में निषेचित करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निषेचन क्या है और कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु को एक बार में निषेचित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। एक बार में एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है, ठीक है। तो शुक्राणु के साथ अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और एक बार में एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Only one sperm can fertilize an ovum at once। तो एक बार में सिर्फ एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं? अनुकूली विकिरण से यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं? देखिए जब एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का परिक्रम एक बिंदु से शुरू होकर भिन्न भूभौगोलिक क्षेत्र से प्रसारित होता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं अनुकूली विकिरण, ठीक है। जब एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर भिन्न भूगोलिक क्षेत्रों से में प्रसारित होता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं अनुकूली विकिरण, एडेप्टेटिव रेडिएशन, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हो तो ये आपको डेफिनेशन लिख देना है। सिंपली आपको डेफिनेशन पूछ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अर्बुद। और 2-3 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपका वीडियो को समाप्त कर देंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम लोग सभी वीडियो की तरह किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियों का वर्णन करें, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद लामार्क जीव, ये भी कई बार पूछा है। इसके सिद्धांत वगैरह के बारे में, जीवो रूपों का विकास का व्याख्या करें। अमीबीय पेचिस को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 11 नंबर तो क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और आपका इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड हुआ था उसमें भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है, और इसमें भी लॉन्ग, टोटल 5 वीडियो का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी लॉन्ग को सॉल्व कर देंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। पूरे सिलेबस यहाँ पर होगी, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप अच्छे से पढ़िए। देखिए अर्बुद, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर, ये क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अनियमित कोशिकाएं जब विभाजन क्रिया जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अर्बुद, यानी कि ट्यूमर। और ये जो है 2 प्रकार का होता है।
ट्यूमर आप लोग देखे होंगे जो फूल जाता है एक प्रकार का, ठीक है। यानी कि अनियंत्रित कोशिकाएं जब विभाजन क्रिया जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्बुद यानी कि ट्यूमर। ये दो प्रकार का होता है, एक आपका सुदभ अर्बुद, एक आपका दुर्लभ अर्बुद। अब सुदभ अर्बुद और दुर्लभ अर्बुद क्या है अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ कितने प्रकार है डेफिनेशन नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी सिर्फ आपको ये पूछ देगा, देख लीजिए। देखिए यह अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, यानी कि सुदभ अर्बुद जो है वो अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है और शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलते हैं। वहीं पे दुर्लभ अर्बुद जो है ये शरीर के दूसरे भागों में फैलते हैं और इनकी कोशिकाओं को नवद्रव्यीय कोशिका कहते हैं। तो इनकी कोशिकाओं को यानी कि दुर्लभ अर्बुद की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, नवद्रव्यीय कोशिकाएं। अच्छे से आप लोग इंग्लिश में बच्चे देख लेंगे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है जो है कि आपका ऑन्कोजीन क्या है। ऑन्कोजीन क्या है, देखिए कोई भी जीन वायरल अथवा कोशिकीय, कोई भी जीन यानी कि वायरल अथवा कोशिकीय जब किसी साधारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी साधारण कोशिका को एक वाट बनाने वाली कोशिका में बदल देता है तो उसे हम लोग ऑन्कोजीन कहते हैं। यानी कि कोई भी जीन जब किसी साधारण कोशिकाओं को एक वाट बनाने वाली कोशिका में बदल देता है उसको हम लोग सिंपली बोला जाता है ऑन्कोजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो है कि रुधिर आधान द्वारा संचालित किसी रोग का वर्णन करें। रुधिर आधान द्वारा संचालित किसी रोग का वर्णन करें। डिस्क्राइब एनी डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए रुधिर आधान द्वारा संचालित रोग जो है वो एड्स है। क्या है वो एड्स है, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसका फुल फॉर्म है HIV, शॉर्ट फॉर्म HIV है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी क्वेश्चन पूछता है। HIV का फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, नामक विषाणु के द्वारा होता है। तो रुधिर आधान द्वारा जो संचालित रोग है वो कौन है, एड्स है। ये HIV के कारण होता है, जिसमें शरीर की प्राकृतिक परिरक्षण, क्या प्राकृतिक परिक्षरण व्यवस्था नष्ट हो जाती है और शरीर विभिन्न प्रकार के रोगजनक से संक्रमित हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपका रुधिर आधारभूत द्वारा संचालित रोग है, इसका मैंने वर्णन किया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो है टोटल 28 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से दिए होंगे, तो पहले बताएंगे कि कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। और प्लीज इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं प्लीज सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ने का कोशिश करें। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप लोग जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बहुत बच्चे हैं जो कि देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है, आप ही के लिए फायदा है। और दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके प्यारे दोस्त है उसको शेयर कीजिएगा, उसको बताइएगा यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है और वो भी ताकि इस वीडियो को देख ले। चलिए फिर मिलेंगे ना ऑडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।